Hey guys, welcome to Lossified. Today we'll be seeing everything about injunctions. So, injunctions forms a topic of Specific Relief Act. Specific Relief Act कई स्टेट्स में हमारा जुडिशरी का सिलेबस है और ये बहुत छोटा सा प्यारा सा एक्ट है जिसे हम पढ़ के बहुत आसानी से इससे नंबर खींच सकते हैं। और इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है हमारे इंजंक्शंस। तो इन इंजंक्शन से प्री के कैसे सवाल बनते हैं और मेजरली इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंस के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। तो वी विल बी सीइंग एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट इंजंक्शंस फॉर बोथ प्री and mains for all the states that have SRA in their syllabus. So let's proceed. So first we have at hand relevant provision. तो हमने सुन लिया भाई इंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दिया कहाँ है? तो ये पार्ट 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मैंशनड है। अब पार्ट 3 में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 है और चैप्टर 8 है। तो जो चैप्टर 7 है वो जनरल इंजंक्शंस के बारे में बात करता है और इसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 36 और 37। जो चैप्टर 8 है वो स्पेसिफिकली डील करता है परपेचुअल इंजंक्शन से और इस चैप्टर में हमारा सेक्शन 38 से 42 तक आता है। मूविंग अहेड, बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ये देखना है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी इंजंक्शंस के बारे में बात करता है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 39 जो जिसकी हेडिंग होती है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, ये गवर्न करती है हमारे टेम्पररी या इंटरिम इंजंक्शन को। तो इंजंक्शन टेम्पररी किससे गवर्न होता है? सीपीसी के रूल से, सीपीसी ऑर्डर 39। तो ये हमारी पहली हेडिंग हो गई। अगर हमें इंजंक्शंस के बारे में पूछा जाए तो पहला हेड आंसर में लिखेंगे हम रेलेवेंट प्रोविजन का और ये सारे प्रोविजंस हम लाइन बाय लाइन मेंशन करेंगे। प्री की बात करें तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से भी हमें ये सेक्शंस और ये कैटेगराइजेशन थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। मूविंग अहेड, अगला हेड जो हम मेंस में आंसर में लिखेंगे वो होगा हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंजंक्शन। तो कुछ कीवर्ड्स के साथ हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ इंजंक्शन। तो इंजंक्शन क्या है? पहली बात, एक जुडिशियल प्रोसेस है। कैसा? जिससे एक पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट। दो चीज़ें, रिक्वायर्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ये एक ऑर्डर के फॉर्म में रिलीफ होती है और ये एड्रेस्ड होती है टू अ पर्टिकुलर पर्सन। वही दो बातें कि प्रोहिबिट करेंगी फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, जिसे हम कहेंगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, या फिर ऑर्डर करेंगे उसे कि ये पर्टिकुलर एक्ट, ये सर्टेन एक्ट करो, और वो होगा मैंडेटरी इंजंक्शन। इंजंक्शन का रिलीफ जो है ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, मतलब न्यायालय के विवेकाधिकार में है और ये एक इक्विटेबल रिलीफ है। इसे हमें थोड़ा याद रखना है। तो जहाँ पे इक्विटी आती है पेपर में, वहाँ पे हमें इंजंक्शन पढ़ना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंजंक्शंस जो है एक इक्विटेबल रिलीफ है। हाल्सबरी की डेफिनेशन देखते हैं हम आगे। अगर हम मेंस में ये मेंशन करें कि ये हाल्सबरी की डेफिनेशन है तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, नंबर 1, और नंबर 2 हमें इससे नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और डेफिनेशन हाल्सबरी की याद करना कोई कठिन काम नहीं है, जो मैंने पहले बताया था वही बातें कि एक जुडिशियल प्रोसेस है जिससे एक पार्टी को ऑर्डर किया जाता है। दो बातें, या तो वो रिफ्रेन करे कुछ करने से, या तो वो कोई पर्टिकुलर एक्ट और थिंग करे। अहेड, अगला टॉपिक हमारा जो हम आंसर में लिखेंगे वो होगा काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस। तो दो बेसिस होते हैं इंजंक्शन को कैटेगराइज करने के। पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे दो इंजंक्शंस हैं, परपिचुअल यानी जो हमेशा चलते रहे, और दूसरा है टेम्परेरी यानी जो कुछ टाइम के लिए चले। दूसरा बेसिस है बेसिस ऑफ नेचर। इसमें आता है हमारा प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और दूसरा आता है मैंडेटरी इंजंक्शन। हमने ऊपर ही की स्लाइड में, अभी जस्ट पहले की स्लाइड में देखा कि अगर प्रोहिबिट किया जा रहा है कुछ करने से तो वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होगा, और अगर रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन एक्ट तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन होगा। मूविंग अहेड, हम बात करेंगे टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शंस की।
तो ये हमारा सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मेंशन है कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है और परपेचुअल इंजंक्शन क्या है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन स्पेसिफाइड टाइम के लिए होते हैं या फिर जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता कोर्ट का। कब दिए जा सकते हैं? किसी भी स्टेज ऑफ सूट पे दिए जा सकते हैं। कहाँ से रेगुलेट होते हैं? सीपीसी से रेगुलेट होते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है? ये कैसे दिए जाते हैं? पहली बात तो ये डिक्री से ग्रांट किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। दूसरी बात यह है कि डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली इंजॉइंड, मतलब हमेशा के लिए इंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ अ राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कॉन्ट्ररी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो ये बातें हमारी सेक्शन 37 में गिवन है। मूविंग अहेड, हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो मेंस में बहुत पूछा जाता है कि टेम्पररी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन में डिफरेंस बताइए। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और यहाँ पे हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। तो जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि बेसिक डेफिनेशन दोनों की लिख देनी है कि जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो एक स्पेसिफाइड टाइम तक चलेगा या तो फर्दर ऑर्डर तक चलेगा और कहीं भी सूट के प्रोसीजर में, मतलब सूट के दौरान कभी भी दिया जा सकता है और सीपीसी से गवर्न होता है। परपेचुअल इंजंक्शन लेकिन सिर्फ ग्रांटेड बाय अ डिक्री होता है। ठीक, मूविंग अहेड, जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो प्रोविजनल है, कंक्लूसिव नहीं है, कोई राइट डिटरमाइन नहीं करता। लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन फाइनली एक राइट डिटरमाइन करता है पार्टीज का और फॉर्म्स पार्ट ऑफ द डिक्री मेड एट द हियरिंग। और ये क्या करता है? परपेचुअली रिस्ट्रेन करता है डिफेंडेंट को फ्रॉम द असर्शन ऑफ अ राइट या फिर फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कॉन्ट्ररी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। टेम्पररी इंजंक्शन सूट के किसी भी पीरियड में, सूट की पेंडेंसी के दौरान कभी भी दिया जा सकता है। लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड एट द फाइनल हियरिंग ऑफ द सूट ओनली। आगे बढ़ते हैं। एक और डिफरेंस जो है वो है ये कि टेम्पररी इंजंक्शन प्लेंटिफ को दिया जाता है जब वो प्राइमा फेसाई केस स्टैब्लिश कर ले, मतलब प्राइमा फेसाई मोटा मोटी तौर पे दिख रहा है कि हाँ प्लेंटिफ का कोई राइट है जो हैम्पर हो रहा है। लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि हम परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करें ऑन द मेरिट्स ऑफ द सूट। सिर्फ प्राइमा फेसाई केस देख के काम नहीं बनेगा। इसके अलावा टेम्पररी इंजंक्शन की गवर्निंग अथॉरिटी है हमारी सीपीसी, लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन की गवर्निंग अथॉरिटी है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। टेम्पररी इंजंक्शन सिर्फ एक ऑर्डर है लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन एक डिक्री है। और कब दी जाती है ये डिक्री? मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस देखे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। इनको याद कर लें बिकॉज ये क्वेश्चन मेंस में फेवरेट रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। अब बारी आती है टेम्पररी इंजंक्शंस को डिटेल में देखने की। तो टेम्पररी इंजंक्शन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टेम्पररी इंजंक्शन। इसका एक टेल क्वेश्चन होता है जिसमें लिखा होता है कि कब कब टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टेम्पररी इंजंक्शन एक ऑर्डर है बाय विच अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ये हम पहले स्लाइड से याद करते जा रहे हैं, ठीक है। अंटिल द सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स एट द कोर्ट। आई होप कि ये जो बार बार मैं कीवर्ड्स रिपीट कर रही हूँ या स्लाइड में भी लिखी हूँ ये आपको हेल्प करेगा मेंस के टाइम पे आंसर रिकॉल करने में, ये कीवर्ड्स याद रखना। और दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पररी इंजंक्शन इंटरिम होता है, ग्रांटेड ऑन एन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ। सीपीसी के ऑर्डर 39 से गवर्न होता है और ये डिस्क्रिशनरी है, यानी कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स न्यायालय के विवेकाधिकार पे है, इक्विटेबल रिलीफ है। इन सब बातों को बार बार हम दोहराएंगे सो दैट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए तो वी कैन पुट द टिक, come to the right guess. Moving ahead, टेम्पररी इंजंक्शन का सीपीसी में हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि भाई टेम्पररी इंजंक्शन सीपीसी से गवर्न होता है, लेकिन सीपीसी में कौन से प्रोविजन है? तो सबसे पहले हम देखेंगे 94C। ये कहता है कि कोर्ट को अगर जस्टिस मीट करने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन देना है तो हाँ वो उसके डिस्क्रिशन में है। लेकिन अगर एनी पर्सन इज गिल्टी ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ सच इंजंक्शन ऑर्डर it may commit the defaulter to civil prison and order for sale or attachment of his property। दो तरीके की पेनाल्टी है
डिसोबीडियंस के लिए। सिविल इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 3 मंथ्स का होता है अगर किसी ने इंजंक्शंस को नहीं फॉलो किया। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 95। इसमें है कि इन एनी सूट टेम्पररी इंजंक्शन अगर ग्रांट किया है अंडर सेक्शन 94 और इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट सच इंजंक्शन वाज प्रेड ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड या फिर सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स ड्यू टू नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड, तब डिफेंडेंट में अप्लाई बिफोर द कोर्ट और कोर्ट को क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन पर देनी पड़ेगी डिफेंडेंट को। ऑर्डर 39 में रूल 1 से 4 में लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी होंगी फॉर ग्रांटिंग टेम्पररी इंजंक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। मूविंग अहेड वी सी कि टेम्पररी इंजंक्शन कब कब दिया जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस। तो ये क्वेश्चन कमीशंस का फेवरेट रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली कंडीशन ये है कि प्लेंटिफ के पास कोई प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कोर्ट को इंजंक्शन देना है, क्यों, ताकि प्लेंटिफ को कोई इर्रिपेरेबल या बहुत सीरियस इंजरी ना हो जाए, ऐसी इंजरी ना हो जाए जो कभी पलट नहीं सकती, और इंजंक्शन देना इतना ज़रूरी है। तीसरा जो कंडीशन है वो है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उस पर्सन के फेवर में लाई कर रहा है जो इंजंक्शन मांग रहा है, यानी यहाँ पे प्लेंटिफ, और इंजंक्शन देने के अलावा कोई और सफिशिएंट या एडिक्वेट रेमेडी ही नहीं है ओपन टू हिम बाय विच ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। कुछ केसेस हम इसमें देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, और मेंस के लिए भी अब जुडिशरी की आदत हो गई है, हरियाणा यूपी की भी, कि एक टेल अटैच कर देते हैं कि रेफर टू डिसाइडेड केसेस। तो अगर ये कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग टेम्पररी इंजंक्शन, जिसके बहुत चांसेस होते हैं आने के, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो हमें ये 3 केसेस याद कर लेने चाहिए अभी। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रीड इट विद मी, बिकॉज अगर हम एक साथ रीड करेंगे 1-2 बार तो दिमाग में बैठेगा, प्रिलिमिनरी में आएगा तो वी कैन मार्क, और मेंस में भी वी कैन एटलीस्ट हैव अ आइडिया कि हाँ 3 केसेस थे। इसकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बना लीजिए स्लाइड की। तो पहला केस है गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला कंपनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा HPCL वर्सेस श्रीमन नारायण। तीसरा कोलगेट पाल्मोलिव वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। इस स्लाइड को आई थिंक कि इस वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए ताकि इंजंक्शंस पूरा कवर हो जाए, और ये केसेस के नाम अगर आप साथ में बोलेंगे पढ़ते हुए मेरे, तो यू विल गेट टू रिमेंबर दीज केसेस एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू वाइल यू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स। अभी शायद ना लगे इतना इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब एग्ज़ाम देंगे तब ज़रूर याद आएगा। मूविंग अहेड, परपेचुअल इंजंक्शन पे आते हैं। तो अब हमने देखा, अभी तक तो देखा कि टेम्परेरी इंजंक्शन कब दे सकते हैं, अब हम देखेंगे परपेचुअल इंजंक्शन कब दे सकते हैं। तो ये बात लिखी है सेक्शन 38 में। ये कहता है कि परपेचुअल इंजंक्शन हम कब देंगे, जब हमको प्रिवेंट करना होगा क्या, ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर, वेदर एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन हो या फिर इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन हो। और ये ऑब्लिगेशन अराइज अगर कर रही है तो कोर्ट कैसे मतलब गाइड करेगा, कोर्ट को क्या गाइड करेगा, प्रिंसिपल्स कंटेंट इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आ जाते हैं कि कब कब देना है। तो व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड द प्लेंटिव्स राइट टू और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तब कोर्ट दे सकता है परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस हमारा डील करता है ट्रस्टी से। तो अगर एक ट्रस्टी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने जा रहा है, अपना ऑब्लिगेशन जो है उसको ब्रीच करने जा रहा है, तो जो उसके कोर ट्रस्टीज़ हैं वो एक इंजंक्शन उस पर लगा सकते हैं कि भाई ये ब्रीच ना करो। दूसरा कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल, पहला हमने ट्रस्टी वाला पॉइंट पढ़ा। दूसरा कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ताकि जिससे हम असर्टन कर सकें कि क्या एक्चुअल डैमेज हुआ है या क्या डैमेज हो सकता है बाय द इन्वेजन। तीसरा, जब इन्वेजन ऐसा है कि मतलब इन्वेजन टू राइट ऐसा है जिसकी पिक्यूनियरी कॉम्पेंसेशन कुछ अफोर्ड ही नहीं करेगी एडिक्वेट रिलीफ, तब हम ये वाला इंजंक्शन देंगे। और इट इज़ टू बी ग्रांटेड व्हेन द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका रेफरेंस हम आगे देंगे व्हेन वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस, है ना। तो इन केसेस में हमारा मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जाता है एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 38। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव आर सम अदर कॉमन इंजंक्शंस।
तो पहला तो है एंटी सूट इंजंक्शंस। ये इसलिए दिया जाता है कि इसके आगे हम सूट ना फाइल करें, आगे ना बढ़ें, है ना। तो ये हमारा एंटी सूट इंजंक्शन हो गया। अदर इंजंक्शन इज एंटन पिलर इंजंक्शन। इस इंजंक्शन में क्या होता है, इस इंजंक्शन में प्लेंटिफ के पास पावर होती है कि वो सर्च कर सके प्रेमाइसिस डिफेंडेंट की और एविडेंस सीज कर सके। और इस मतलब इस इन्वेस्टिगेशन में या इस राइट में प्लेंटिफ की पहले से नोटिस नहीं होना चाहिए डिफेंडेंट को। मतलब प्लेंटिफ जाए और एविडेंस सीज करके ले आए ताकि डिफेंडेंट उसको डिस्ट्रक्ट ना कर सके। तो ये ऑर्डर अक्सर ऐसे पास होता है कि एक्स पार्टे पास हो गया। अगला इंजंक्शन है वो है मरेवा इंजंक्शन। ये टेम्पररी इंजंक्शन है और ये अगेंस्ट डिफेंडेंट होता है इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मूविंग अहेड, ये सम अदर काइंड ऑफ इंजंक्शंस जो हमने पढ़ा ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये इंजंक्शन का क्या मतलब है, या व्हाट आर दी काइंड, इसमें से कौन सा इंजंक्शन है, कौन सा इंजंक्शन नहीं है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन जैसा नाम कहता है कि ये कुछ करने को बोलेगा इंजंक्शन, सेक्शन 39 में गिवन है। तो अगर ऑब्लिगेशन का ब्रीच प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स, तो कोर्ट क्या करेगी, अपने विवेकाधिकार में, अपने डिस्क्रिशन में ग्रांट करेगी इन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेन्ड ऑफ एंड ऑल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स। कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स, इसको समझिए मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब। मूविंग अहेड, वही इंजंक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और इज ऑर्डर टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो वो प्रोहिबिटरी होती है, और अगर पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो मैंडेटरी होती है, और वही मैंडेटरी इंजंक्शन है हमारा सेक्शन 39 में। मूविंग अहेड, वी हैव इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज, सेक्शन 41। तो एक तो ये इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 41। उसके अलावा ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं गया है कि कब कब इंजंक्शन रिफ्यूज़ किया जा सकता है, बट इट इज़ अ गुड आइडिया टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस ऑल्सो बिकॉज इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ क्वेश्चन, है ना। तो चूंकि पैटर्न बदल रहा है, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हमें इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। ऑल्सो इसमें HA क्लॉज एक अमेंडमेंट है, उसे हम ध्यान रखेंगे क्योंकि वो 2018 में आई थी। मैं मार्क करके बताऊंगी कि कौन सा अमेंडमेंट्स आया है, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा याद करने की कोशिश करेंगे। तो एन इंजंक्शन के नॉट बी ग्रांटेड, कब कब नहीं ग्रांट किया जा सकता। पहला, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच इंजंक्शन इज सॉट अनलेस सच रिस्ट्रेन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक। दूसरी बात, नहीं रिस्ट्रेन कर सकते फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, नहीं इंजंक्शन कर सकते टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर। देयर आफ्टर, to prevent the breach of a contract the performance of which would not be specifically enforced, to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance, to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced। इसके लिए हम नहीं, हाँ ऑल्सो ये क्लॉजेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में इंजंक्शन दे सकते हैं। तो नेगेटिव का भी नेगेटिव कि किन किन कंडीशंस में इंजंक्शन नहीं दे सकते, ये मेंशन्ड है हमारा सेक्शन 40, ये मेंशन्ड है हमारा 41 में। तो इसका जो ऑड वन आउट होगा वो हमें मार्क करना होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ये क्लॉजेस का। फिर व्हेन इक्वली एफिकेशियस रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तब नहीं करेंगे जब इट वुड, देखिए ये HA क्लॉज है और ये हमारा HA क्लॉज है और ये हमारा 2018 अमेंडमेंट से आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर रिलेटेड है और उसको एक्सपेडाइट करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इट वुड इम्पीड और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंटरफेयर विद द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट फैसिलिटी रिलेटेड देयर टू और सर्विसेज बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच प्रोजेक्ट। फिर कब नहीं दे सकते, जब द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट्स हैज बीन सच एज टू डिसएंटाइटल हिम टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट।
या when the plaintiff has no personal interest in the matter. कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स जो हमें याद कर लेने हैं, मतलब जो कभी कभार इस टॉपिक से आ सकते हैं प्रिलिमिनरी में, वो ये है कि डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन कहाँ पे गिवन है, तो सेक्शन 40 में है। ये इंडेक्स बेस्ड सवाल है, इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। ये क्या होता है, ये सेक्शन 42 में है। सबसे पहले तो इसको इंडेक्स बेस तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहता है कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 का ई, वो क्लॉज हम अभी देख के आए जस्ट 41 में क्या क्या है। तो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज एन अफर्मेटिव अग्रीमेंट टू डू अ एक्ट, एक अफर्मेटिव अग्रीमेंट है और एक नेगेटिव अग्रीमेंट है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड नॉट टू डू अ सर्टेन एक्ट। तो अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि द कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव अग्रीमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिक्लूड हो जाता है फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव अग्रीमेंट। मतलब ये कि जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराया जा सकता है उसको कराना है कोर्ट को। तो ये हमारा सेक्शन 42 का आइडिया है और ऑब्जेक्टिव है। दैट्स ऑल अबाउट इंजंक्शंस। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। अगर आपको लगे कि इसको और अच्छे से याद करने के लिए वो ज़रूरी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट about any content that you want from us that we should make a video on. Thank you. Please like, share and subscribe. Leave a comment if you like our work. Leave a comment if you want us to make another video, and please press the like button and subscribe. Thank you for watching.